हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोना कैसे 2025 में 2 लाख तक जाने की पूरी संभावना रखता है। इसके पहले हम आज का एपिसोड शुरू करें, आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास 5 अहम कारण हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों इनके बिना पे मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना 2025 में 2 लाख तक जा सकता है। इन 5 कारणों को मैं विस्तार में एक एक करके आपको डेटा पॉइंट्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 5 कारणों में से पहला कारण है हिस्टोरिकल डेटा। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू या प्राइस तक पहुंचने के लिए हम हिस्ट्री को रिफ़र कर सकते हैं और उनके बिना पर अपना प्राइस प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने गोल्ड का प्राइस इंडियन रुपी टर्म्स में 1964 से लेके अब तक एक्सेल शीट में टेबल के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की है। ये 56 ईयर्स की डेटा है और इनसे हम जानेंगे कि कैसे मैं प्राइस प्रोजेक्शन 2025 तक 2 लाख तक का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 1964 में सोना 63 रुपीज़ था पर 10 ग्राम। वही सोना आज आप देखेंगे तो 49,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम हो चुका है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर हर एक दशक 1970 से लेके अभी तक 50 सालों में हर दशक में कितना रिटर्न आया है उसका भी मैंने अलग से डेटा शॉर्ट आउट किया है। तो आप देखेंगे 1970 से लेके 1980 में सोना 10 साल में 6 गुना बढ़ा था। उसी तरह से 1980 से 1919 में 1.4 टाइम्स और फिर उसी हिसाब से 2000 से लेके 2010 में 3.2 टाइम्स, 2010 से 2020 में अब तक 10 सालों में 1.6 टाइम्स बढ़ चुका है। तो आप देखेंगे अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो इट कम्स आउट टू बी 2.6 टाइम्स। तो अगर मैं करंट प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करूं, राउंड फिगर मैंने लिया है फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन 50,000 इंटू 2.6, तो ये फिगर आपको निकल कर आता है 1,30,000। तो दोस्तों, अगर हम डीपली इस चार्ट को देखेंगे या टेबल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि 1970 से लेकर 1975 तक सोना बहुत ही तेज़ रफ्तार से ऊपर चढ़ा था। वही सेम चीज़ आपको 2009 से लेके 2012 तक देखने को मिला। तो मैंने इन डेटा पॉइंट्स को लिंक करने की कोशिश की तो अब मुझे पता चला कि US डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से निकाल दिया गया था प्रेसिडेंट निक्सन के ज़रिए। तो और 2008 में आप सबको पता है काफ़ी बड़ी मंदी आई थी जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था। तो आप देख सकते हैं कि जब जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है या फिर कोई भी पॉलिटिकल इशू होता है तो सोना हमेशा ही ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस बार भी मुझे यही संभावना लग रही है। कोरोना के चलते जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी इंस्टेबिलिटी हुई है देशों के बीच इकनॉमी में, हो सकता है इसका फ़ायदा आगे चल के सोना को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा दूसरा रीज़न जो है, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है पर मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सरल लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो ये है डाउ गोल्ड रेशो। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा जब जब मार्केट क्रैश हुआ है डाउ गोल्ड रेशो हमेशा अपने मीन पे आने की कोशिश करता है 0.5 से लेके 1 तक। तो ये देखिए 1929 में जब क्रैश हुआ था उस टाइम फिर स्टॉक्स लो हो गए थे और गोल्ड हाई हो गया था। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, जब भी आपका स्टॉक मार्केट ऊपर होता है गोल्ड का वैल्यू हमेशा ही लेस होता है और जब स्टॉक प्राइस क्रैश होते हैं तो गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो ये रेशो मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर देखिए डाउ का, ये डाउ का है 26,671 पॉइंट्स जो कि फ्राइडे क्लोजिंग है
जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। गोल्ड का कीमत चल रहा है अभी $1812 पर आउंस। तो इन दोनों का रेशो जब हम निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 14.71। तो मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि डाउ 27,000 होगा यहाँ से अगर नीचे नहीं जाता। तो अगर एवरेज रेशो अगर मैं कैलकुलेट करूँ डाउ का 3 तक आने के लिए गोल्ड का प्राइस 9,000 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 9,000 को मैंने 75 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट डॉलर को रुपी टर्म्स में कन्वर्ट किया है। और एक आउंस 31 ग्राम्स होता है। तो 9,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3.1 जब करेंगे तो ये वैल्यू आता है 2,17,041 रुपये। तो ये थी मेरी सेकेंड रीज़निंग 2 लाख रुपये आने के लिए। तीसरा रीज़निंग है दोस्तों, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, जियोपॉलिटिकल इशू। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस में शॉक्स होते हैं, वीक डॉलर होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ से पैदा होता है डर। और ये डर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। उस टाइम आपका जो मार्केट है वो प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, और ये हमने कई सालों में देखा है। और इस बार भी मुझे लगता है कुछ अलग नहीं होगा। सोने की कीमतें ज़रूर ऊपर जाएंगी जब भी देश में या दो देशों के बीच में आपदा पैदा होती है। चौथा रीज़निंग है दोस्तों इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैं आपको पहले सरल भाषा में समझा देता हूँ कि जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, सोना हमेशा ही आकर्षक होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस वक्त आरबीआई ने अपने ब्याज दरों को कम किया है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो अनुमान लगाइए कि पहले आपका होम लोन था 10%, आज वही 10% शायद आपको 8% में मिले। तो इसका मतलब आपका रुपया और भी सस्ता हो गया है। तो उस केस में ज़्यादा पैसा लोगों को मिल सकता है लोन पर। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, गोल्ड का वैल्यू हमेशा ही कम होता है। दूसरी चीज़, जब कोविड-19 या कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने लगेगी, उस वक्त लोगों में कॉन्फिडेंस होगा, लोग बाहर आएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, मोबाइल्स लेंगे, कार्स लेंगे। तो उस वक्त हो सकता है महंगाई का दर ऊपर जाने लगे, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। उस वक्त जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, सोने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई महंगाई दरों को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना मतलब आपका पैसा महंगा होना है, तब शायद लोगों के पास पैसे की किल्लत हो और तब सोने का भाव बढ़ जाता है। आखिरी और पांचवा रीज़न जो है दोस्तों, वो गोल्ड रिज़र्व और माइनिंग को लेकर है। हम देखेंगे कि दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि गोल्ड रिज़र्व में आगे हैं, जिनमें यूएसए है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया और नीदरलैंड। इसमें यूएसए नंबर 1 कंट्री है जिसके पास 8,134 टन सोना रिज़र्व है। उसी हिसाब से इंडिया 9वें नंबर पे, जिसके पास 618 टन सोना अभी है रिज़र्व में। दोस्तों, मैंने गौर किया है कि रशिया और चाइना पिछले 2 सालों से अपना गोल्ड रिज़र्व बढ़ाए जा रही है। तो आप सोचते होंगे कि इसका क्या कनेक्शन है गोल्ड के प्राइसेस से। दोस्तों, गोल्ड माइनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है और इसके मेजर प्लेयर अगेन चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील है। पहले गोल्ड माइनिंग करना आसान होता था और उसकी कॉस्ट जो थी काफ़ी कम थी। अब पिछले 10 सालों में 2011 से ये प्रोडक्शन ऊपर नहीं बढ़ा है, और सोना उसी माइन से निकालने के लिए आपका जो कॉस्ट है, जो आपकी लागत है, वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कम सोना निकालने के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो इससे सप्लाई और डिमांड में प्रॉब्लम, इम्बैलेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे सारे देश अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, तो उससे सप्लाई डिमांड का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है और लोगों को और सोना चाहिए। तो ये मेरा 5वां कारण है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी दूं आपको, तो सोना हमें आकर्षित हुआ है और होता ही रहेगा। और इसके 5 कारण जैसा मैंने आपको पहले बताया है, सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस होना,
सेंट्रल बैंक जैसे कि एग्जांपल आरबीआई इंडिया में उसका रिजर्व्स इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करना, यूएस डॉलर की वैल्यू, और हमेशा की तरह सोना एक सेफ़ हेवन होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है या कहीं पे भी युद्ध होता है तो लोग सोना अपने पास रखना चाहते हैं एज अ रिज़र्व करेंसी, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है गोल्ड इज़ गॉड्स ओन करेंसी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और एक डिस्क्लेमर है, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं या जो भी मैंने आपको डेटा पॉइंट शेयर किए, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरीके से कोई सलाह नहीं है सोना में ख़रीद या बेच करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप में से किसी को डेटा पॉइंट्स को डिटेल में जानने के लिए और काफ़ी कारण हैं जिनकी वजह से सोना ऊपर जा सकता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।